हेलो देयर, वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम ऑस्कर वाइल्ड की इकलौती और अनोखी नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की समरी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज हिंदी में। ये वीडियो आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्प करेगा ही, साथ ही में अगर आप ये नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए एक बेस का काम भी करेगा। वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे नॉवल का कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड, और फिर नॉवल की चैप्टर वाइज समरी, फिर थीम्स और डोरियन का कैरेक्टर। ये वीडियो आपको नॉवल की समरी बताने के साथ साथ शॉर्ट पॉइंटर्स भी देगा। मेरा सजेशन है कि आप एक बार पूरे वीडियो को सुन लें और फिर नोट्स ले सकते हैं। सीधे समरी तक जाने के लिए शुरू के 12 मिनट्स आप स्किप कर सकते हैं। इस नॉवल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड हमें थोड़ा क्लियर हो। ये नॉवल मशहूर आयरिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड की इकलौती नॉवल है। इसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड ने शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज और पोएम्स भी लिखे थे। सबसे पहले इस नॉवल का एक नोवेला लेंथ वर्जन, नोवेला एक बहुत ही छोटी नॉवल होती है, उस लेंथ का वर्जन लगभग 100 पेजेस का लिपनकॉट्स मैगज़ीन, जो कि अमेरिकन मैगज़ीन थी एक, उसमें छापा गया था 1890 में। पहले आप चार्ल्स डिकेंस के ज़माने को देख लीजिए, और भी कई बड़े बड़े जो नॉवलिस्ट थे उनकी नॉवेल्स से आज हम सीरियल्स देखते हैं, उसी तरीके से उस टाइम एंटरटेनमेंट मैगज़ीन्स और बुक्स द्वारा होता था, तो एपिसोड वाइज मैगज़ीन्स में छापी जाती थी। तो वैसे ही ये नॉवल भी लिपनकॉट्स मैगज़ीन में 1890 में छापी गई। इसका जो फुल या जो आज हम नॉवल जैसे पढ़ते हैं वो वर्जन उसके एक साल बाद 1891 में छापा गया। तब इसे सेपरेटली एक नॉवल की तरह ही छापा गया। लेकिन 1890 में इस नॉवल को इसके सब्जेक्ट मैटर के लिए इतना बैकलैश मिला, इतना क्रिटिसिज्म मिला क्रिटिक्स के द्वारा कि ये एक इमोरल किताब है, ये किताब सही नहीं है रीडर्स के लिए। तो ऑस्कर वाइल्ड ने अपना जो 1891 वाला वर्जन था उसके संग एक प्रेफिस ऐड किया, और वो प्रेफिस एक बहुत छोटा सा प्रेफिस है, मुश्किल से 1.5 पेज का, लेकिन वो एक मैनिफेस्टो, एक तरीके की डिक्लेरेशन बन गया। आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो एक चीज़ कहते हैं कि आर्ट खुद में एक एंड है, खुद में एक गोल है, उसको हमेशा ज़रूरत नहीं है कि वो सोसाइटी का भला करने के लिए बनाई जाए, या ये आर्टिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमेशा दूसरों के लिए या फिर कुछ अच्छा ही करने के लिए आर्ट बनाए। आर्ट अपने आप में एक उतनी ही ज़रूरी एक्टिविटी है जितनी कि बाकी ज़रूरी और सामाजिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये नॉवल एक फ़िलोसॉफ़िकल नॉवल है जो कि ब्यूटी, मोरालिटी और आर्ट यानी कला और कलाकार का रोल क्या है, किस हद तक है इन चीज़ों को डिपिक्ट करने में, और किस हद तक अपनी आर्ट के लिए खुद आर्टिस्ट भी जिम्मेदार है, इन चीज़ों को ये नॉवल एक्सप्लोर करती है फ़िलोसॉफ़िकली। इन सब का फ़लसफ़ा, फ़िलोसॉफ़ी मतलब फ़लसफ़ा, जानने की कोशिश करती है। नॉवल किस बारे में है ये इसके टाइटल से ही पता चलता है। डोरियन ग्रे नाम के एक शख्स के बारे में है जो कि बहुत यंग है जब नॉवल की शुरुआत होती है, केवल 20 साल का है वो। डोरियन नाम जो है वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डोरियन शब्द का मतलब ग्रीस से रिलेटेड होता है, और एंशियंट ग्रीस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए जो सुंदरता होती है, आर्ट होती है, थिंकिंग होती है, उसका एपिटोमी था। और वाइल्ड भी डिकेडेंट जो मूवमेंट था उससे प्रभावित थे, जो कि ग्रीस से अपनी इंस्पिरेशन लेता था। यहीं से हम डिकेडेंट मूवमेंट की बात करते हैं जिसने कि इस नॉवल को शेप किया, और ये नॉवल उस मूवमेंट का ही कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे हमने पढ़ा कि एक फ़िलोसॉफ़िकल नॉवल है जिसमें गॉथिक एलिमेंट्स भी हैं। गॉथिक एलिमेंट्स यानी हॉरर और ब्रूटैलिटी भी इस नॉवल में है। ये नॉवल वाइल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट था डिकेडेंट मूवमेंट में, जो कि फ्रांस में शुरू हुआ और पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गया, उसी का पार्ट और प्रोडक्ट है। डिकेडेंस का अगर हम मीनिंग समझें तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है डिक्लाइन और चीज़ों का पतन, उनका मिटना शुरू होता है, और उसके बाद एक बहुत अचीवमेंट की एरा आती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लैटिन लिटरेचर की जो सिल्वर एज थी,
लैटिन यानी रोमन लिटरेचर। इसके बाद गोल्डन एज आई और डिकेडेंट मूवमेंट, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी के अंत में आया। डिकेडेंट मूवमेंट 19वीं सेंचुरी के अंत में आया हुआ एक मूवमेंट था जिसमें फ्रेंच सिंबॉलिस्ट पोएट और जो इंग्लैंड में उनके कंटेम्प्रेरीज थे और जो कि एस्थेटिक मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, वो शामिल थे। डिकेडेंट मूवमेंट की जड़ें हैं या फिर जो इंस्पिरेशन ली उसने, वो फ्रेंच पोएट चार्ल्स बॉडलेयर के वर्क लाफ्लाउस डुमाल से ली, और बॉडलेयर खुद को भी एक डिकेडेंट डिक्लेयर करते हैं उसमें। डिकेडेंट मूवमेंट उन क्वालिटीज़ पर बेस्ड था जो कि हेलेनिस्टिक ग्रीस की लिटरेचर में लास्ट 3 सेंचुरी बीसी में और रोमन लिटरेचर में एम्परर ऑगस्टस के बाद देखने को मिलती हैं। इस तरह के लिटरेचर में कल्चर की वो हाई और रिफाइंड ब्यूटी होती थी, जिन्होंने जो अपनी चरम सीमा होती है उसको तो पार कर लिया हो, साथ ही जो चीज़ें कम होती चली जाती हैं उनका भी एक फ्लेवर, एक जो एसेंस है वो उनमें आ गया हो। एक बहुत अलग एग्जाम्पल है लेकिन शायद आपको ये हेल्प करे। जैसे कि लाइट जब बहुत ज़ोर से जलती है तब वो अपने आप में सुंदर लगती है, लेकिन जब लाइट पूरा अंधेरा छाया हुआ है और हल्की सी कोई लाइट है तो टिमटिमा रही है और बस बुझने ही वाली है, उसमें भी एक ब्यूटी होती है और बहुत अलग तरीके से हमको फैसिनेट करती है। तो डिकेडेंट आर्ट भी ऐसा ही कुछ एम करती थी। डिकेडेंट आर्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मत या व्यू है कि जो आर्ट है वो नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम से, यानी बहुत पुराने टाइम से हम ये मानते आ रहे हैं कि आर्ट इमिटेशन है नेचर की, लेकिन डिकेडेंट्स कहते हैं कि आर्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ही उल्टा है नेचर का। ये बात इस तरह से सही मान सकते हैं हम कि आर्ट में वो सब भी होता है जो असली लाइफ में नहीं होता, लेकिन तब भी आर्ट हमको अच्छी लगती है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आर्टिस्ट अपनी तरह से ऐड करता है या फिर वो रियल में होती भी नहीं है, लेकिन तब भी वो आर्ट अपीलिंग बन जाती है। यानी आर्ट बहुत अलग चीज़ होती है लाइफ से, लाइफ का पार्ट होते हुए भी। इसका ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हैरी पॉटर मूवीज़ हैं या गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, इसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब असली में नहीं होती। जादू और क्रिएचर्स ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा उस पूरे आर्ट में, उस पूरे जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एक आर्टिस्ट, हमें उस पर बिलीव हो जाता है और हम इसे इन्जॉय भी करते हैं। तो आर्ट केवल इमिटेशन नहीं है नेचर का, वो उससे अपोजिट है। डिकेडेंट्स क्या व्यू रख रहे हैं कि नहीं, वो उससे बिल्कुल उल्टा है, यानी आर्ट आर्टिफिशियल है, आर्ट खुद बनाई हुई चीज़ है, वो नेचुरल नहीं है। ये व्यू को रखते हुए डिकेडेंट्स अपनी आर्ट में बहुत आर्टिफिशियल स्टाइल का यूज़ करते हैं और बहुत ही बिज़ार यानी अजीब सब्जेक्ट मैटर्स उठाते हैं, जो कि आपको इस नॉवल को समझते में भी समझ में आएगा। डिकेडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन फॉर्म नेचुरल होती है, उसके ऊपर एक बहुत ही एलैबोरेट ड्रेस प्रेफर करते हैं और नेचुरल कलर्स के ऊपर कॉस्मेटिक्स प्रयोग करते हैं। यानी एग्जाम्पल की तरह बताया गया कि हर चीज़ को बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से पेश करना डिकेडेंट्स का तरीका है। आर्टिस्ट थे कि इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए इस आर्टिफिशियलिटी को, सेंसेस को इस तरह से बना लेना कि कुछ और ही रिज़ल्ट निकल कर आए, इस सब के लिए वो ड्रग्स का यूज़ करते थे और जो नॉर्मल हम बिहेवियर करते हैं उससे बहुत अलग बिहेवियर ये अपनी राइटिंग्स में दिखाते थे। साथ ही सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन भी करते थे ताकि सेंसेस जिस तरह नॉर्मली लॉजिक और रीज़न से काम करते हैं उससे उलट पलट जाएं और एक अलग तरीके का आर्टिस्टिक प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर पाएँ। कुछ प्रोमिनेंट डिकेडेंट आर्टिस्ट मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर डिकेडेंट लिटरेचर के वर्क अबो, जो कि जोरिस कार्ल हाइसमैन्स ने लिखा था। यहाँ पर मैंने जितना हो सके प्रोनाउंसिएशन को रिसर्च करने की कोशिश की है, तब भी एक्यूरेट ना हो तो सॉरी, फ्रेंच मेरी लैंग्वेज नहीं है। जो कि 1884 में पब्लिश हुआ, वो ज़रूरी है उसके बारे में जानना, क्योंकि इस नावल का जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगेंस्ट नेचर बोला गया, इम्पैक्ट डोरियन ग्रे के साथ साथ खुद ऑस्कर वाइल्ड पर भी था।
क्योंकि नॉवल में एक येलो बुक का जिक्र है जो कि उसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यही नॉवल एक पॉइंट पर आती है और एक बहुत बड़ा चेंज लाती है डोरियन के कैरेक्टर में। तो आइए चलते हैं इस बेहद इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी की ओर। इससे पहले इसके कैरेक्टर्स की लिस्ट जानते हैं। पहला है डोरियन ग्रे, जो कि 20 साल का एक लड़का है और बहुत ही सुंदर और यंग है। दूसरा है बेसिल हॉलवर्ड, जो कि एक बहुत ही मॉरल, बहुत ही नैतिक यानी बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, जो कि इंसान भी बहुत अच्छा है। तीसरा है हैरी या हेनरी वॉटन, 2 नामों से उसे बुलाया गया है, जो कि एक हीडोनिस्ट है। वो सैडिस्टिक प्लेजर पाता है लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर कर, और उसके हिसाब से ज़िंदगी में खाओ पियो ऐश करो और किसी भी मोरालिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं। और जो सब कैरेक्टर्स में आ जाते हैं सिबिल वेन, जो कि डोरियन की प्रेमिका होती है, जेम्स वेन, सिबिल वेन का भाई। तो आइए चैप्टर वाइज इस नॉवल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस नॉवल में एक प्रेफेस आता है जहाँ पर वाइल्ड ये डिक्लेयर करते हैं कि आर्टिस्ट ब्यूटीफुल चीज़ों को क्रिएट करने वाला इंसान होता है। आर्ट का एम है कि वो केवल खुद को दिखाए और आर्टिस्ट को छुपा ले। एक क्रिटिक वो है जो उसका इम्प्रेशन होता है चीज़ों को देखकर, ब्यूटीफुल चीज़ों को देखकर उसे अलग तरीके से व्यक्त करें। वाइल्ड कहते हैं कि जो लोग ब्यूटीफुल चीज़ों में अगलीनेस ढूंढते हैं वो करप्ट है और ये उनकी गलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाइल्ड की इस नॉवल को इससे पहले बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, तो वो उसी को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मॉरल या इमॉरल बुक जैसा कुछ नहीं होता। बुक या तो अच्छे तरह से लिखी होती है या बुरी तरह से लिखी होती है। वो द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का प्ले है, उसके कैलिबान से 19th सेंचुरी का जो एटीट्यूड है रोमांटिसिज्म की तरफ, उसको दर्शाते हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट की ये डिज़ायर नहीं होती कि वो कोई पॉइंट प्रूव करके दिखाए। आर्टिस्ट की कोई एथिकल सिंपैथीज़ नहीं होती, यानी आर्टिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो केवल मॉरल चीज़ों को अच्छा बना के दिखाए। जो भी दुनिया में है और जो भी आर्टिस्ट को अपनी तरह से ठीक लगता है वो उसे दिखा सकता है। कि थॉट, लैंग्वेज, बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, ये केवल आर्टिस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं आर्ट बनाने के लिए। आर्ट का मिरर जो होता है वो स्पेक्टेटर का होता है, देखने वाले का होता है, लाइफ का नहीं होता। यानी जो देखने वाला है वो दिखता है हमें आर्ट में, ना कि लाइफ। और अगर किसी वर्क को लेकर बहुत सारी ओपिनियंस हैं, दैट मीन्स वो आर्ट वर्क नया है और कॉम्प्लेक्स है। सारी आर्ट यूज़लेस है। ये बड़ा ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि वाइल्ड ये नहीं कह रहे कि आर्ट यूज़लेस है, उसे होना नहीं चाहिए। मीनिंग, जो दुनिया जिन चीज़ों को यूज़फुल मानती है, आर्ट उसकी परिभाषा में नहीं आता। वो खुद में ही एक एंड है, एक गोल है, और किसी भी बाहरी एंड को, गोल को अचीव करने का आर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। चैप्टर्स 1 and 2। नॉवल की शुरुआत होती है बेसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो से, जहाँ पर वो पेंटिंग्स बनाता है। वो डोरियन की पेंटिंग के ही पास बैठा हुआ है और वहाँ पर उसका फ्रेंड लॉर्ड हेनरी वॉटन भी मौजूद है, जो कि एक काउच पर लेटा हुआ है। बातों बातों में बेसिल हेनरी को डोरियन ग्रे के बारे में बताता है, जिसे वो 2 महीने पहले लेडी ब्रैंडन, एक अमीर औरत है, उनकी एक पार्टी में मिला था। बेसिल डोरियन को बहुत पसंद करता है और हेनरी को बताता है कि वो एक नया लड़का है, 20 साल का करीब, और उस बहुत सुंदर है और उसकी आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन बना हुआ है, यानी कला के लिए उसे इंस्पायर करता है। बातों बातों में ही लॉर्ड हेनरी जो हैं वो डोरियन के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, और वो कहते हैं बेसिल से कि जो ये पोर्ट्रेट है जिसमें इतना सुंदर ये तुमने डोरियन बनाया है, जिसके गोल्डन बाल हैं, वो पोर्ट्रेट तुम एग्जीबिशन में लगाओ ना। लेकिन बेसिल इस चीज़ से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने आर्ट में खुद को बहुत ज़्यादा रख लिया है, और जब वो आर्ट सबको दिखेगी तो सबको पता चल जाएगा कि वो डोरियन से कितना ऑब्सेस्ड है। तभी बटलर आकर उन लोगों को बताता है कि डोरियन आ गया है स्टूडियो में अपने पोर्ट्रेट के लिए बैठने के लिए, यानी पोर्ट्रेट अभी प्रोसेस में थोड़ा सा रह गया है। बेसिल हेनरी को वार्न करता है कि वो डोरियन को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। इसी से हमें हेनरी का जो कैजुअल नेचर है वो पता चलता है। हेनरी वॉटन बहुत ही अच्छा टॉकर है, बहुत अच्छी बातें करता है वो, और अगर आप बुक को पढ़ेंगे
तो 50% या फिर 40% जो बुक है वो केवल हेनरी वॉटन की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हैं जो कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। वो डोरियन से कहता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल खुद की तरफ है और उसके लिए टेम्पटेशन और पाप की तरफ भी जाना पड़ जाए तो क्या बुरी बात है। और क्योंकि डोरियन बहुत ही यंग है और इम्प्रेशनेबल है, आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाता है, उसको हेनरी के वर्ड्स बड़े ही प्रभावित करने लग जाते हैं। डोरियन हेनरी को उसी शाम थिएटर में एक शो देखने के लिए इन्वाइट करता है। डोरियन मान भी जाता है। बेसिल डोरियन को उसकी पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए प्रॉमिस करता है, लेकिन वो डोरियन के बारे में चिंतित भी हो जाता है। चैप्टर्स 3 to 8। हेनरी अपने अंकल से पता करता है कि डोरियन की माँ एक नोबल वुमन थी, यानी बहुत ऊंचे खानदान से आती थी, और एक सोल्जर के प्यार में पड़कर वो घर छोड़कर उसके साथ चली गई थी। लेकिन उस नोबल वुमन यानी डोरियन की माँ के पिता यानी डोरियन के जो नाना थे, उन्होंने उस सोल्जर को मरवा दिया था। इसी दुख में डोरियन की माँ भी नहीं रही थी, और फिर डोरियन को उसके नाना ने ही पाला था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं था। डोरियन और हेनरी मिलते रहते हैं और उनकी दोस्ती गाढ़ी होती रहती है। लगभग 1 महीने बाद डोरियन हेनरी से मिलकर उसे अपनी प्रेमिका गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है सिबिल वेन, जो कि मुश्किल से 16 साल की है और एक एक्ट्रेस है और एक सस्ते किस्म के थिएटर में काम करती है। डोरियन हेनरी को बताता है कि वो सिबिल से बहुत प्यार करता है और उसकी एक्टिंग का भी बहुत बड़ा फ़ैन है। बुक में बताया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग किरदारों को सिबिल निभाती है और डोरियन को वो बहुत ही भाते हैं। पहली बार डोरियन ने उसे शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की जूलियट बने हुए देखा था और वो उसके लिए बहुत पैशनेट है। वहीं हेनरी डोरियन से कहता है सिबिल में कुछ भी खास नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बेसिल के साथ मिलकर वो लोग सिबिल का शो देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं सिबिल अपने घर पर अपनी माँ से डोरियन के प्रति जो उसका लगाव है वो व्यक्त करते हुए दिखाई जाती है। वो भी उससे बहुत प्यार करती है। और जो उसका ब्रदर है जेम या फिर जेम्स वेन, उसके भी 2 नाम हैं, वो एक सेलर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहा है। उसकी भी उम्र 16-17 साल की है। वो सिबिल से बोलता है कि अगर तुम्हारे लवर ने तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं उसे कुत्ते की तरह मार दूंगा। और उसी दौरान जेम्स वेन डोरियन को लगभग देखते देखते रह जाता है। डोरियन, हेनरी और बेसिल सिबिल की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं और सरप्राइजिंगली इस बार उन तीनों को ही उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार और आर्टिफिशियल लगती है, उसमें कोई दम नहीं होती। डोरियन बैक स्टेज जाकर सिबिल को बताता है कि वो बहुत घटिया एक्ट्रेस है और उसे अब उससे प्यार नहीं है। डोरियन अपनी तरफ से सिबिल से टाइज तोड़ने की बात करता है। सिबिल बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन डोरियन जब घर पहुंचता है और अपने पोर्ट्रेट को देखता है जिसमें वो बड़ा ही सुंदर है, तो अचानक से इसे खुद पर शर्म आती है, क्योंकि एक बहुत ही परफेक्ट अपना जो इमिटेशन है वो उस पोर्ट्रेट में वो देखता है और वो सोचता है कि मैं असल में कितना घटिया हूँ, और वो डिसाइड करता है कि वो सिबिल से ही शादी करेगा। डोरियन सो जाता है और अगले दिन वो सिबिल को अपनी मिस्टेक्स एडमिट करते हुए और अपनी जो बदतमीज़ी थी उसे उसकी माफ़ी मांगते हुए एक लेटर लिखता है। लेकिन तभी लॉर्ड हेनरी आता है और उसे बताने के लिए कि सिबिल मर चुकी है, यानी सिबिल ने सुसाइड कर लिया है। डोरियन बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तब भी हेनरी उसे कन्विंस कर लेता है कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। हेनरी फिर से अपनी फ़िलॉसफ़ी डोरियन को एक्सप्लेन करने लग जाता है। वो बताता है कि किस तरह ब्यूटी और यूथ कितने कम दिनों के मेहमान हैं, जबकि यही तो वो चीज़ें हैं जो कि असल में वैल्यूएबल हैं, किन्हीं भी मॉरल्स या फिर अच्छाई बुराई से ज़्यादा। वो डोरियन को आर्ग्यूमेंट देता है कि वैसे भी शादी के बाद डोरियन सिबिल से बोर ही होने वाला था। वो डोरियन को बताता है कि कॉन्शियंस यानी अच्छे बुरे की समझ और मोरालिटी इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं जितना उन्हें हमने मान लिया है। चैप्टर्स 9 to 13। अगले दिन बेसिल सिबिल के लिए अपनी कॉन्डोलेंसेस व्यक्त करने आता है, लेकिन डोरियन तो आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं है। ये बेसिल को बहुत डरा देता है और वो कहता है कि हेनरी की वजह से ये सब हुआ है। वहीं डोरियन बेसिल से कहता है कि वो सिबिल वेन का एक पोर्ट्रेट बनाकर उसको दे,
जिस पर बेसिल मान जाता है। यहाँ पर डोरियन का शिफ्ट जो है दिमाग का वो देखने को मिलता है, क्योंकि अब वो असली सिबिल वेन से ज़्यादा पोर्ट्रेट वाली सिबिल वेन में इंटरेस्टेड है। यानी वो मोरालिटी से हटकर ब्यूटी और आर्ट की कदर ज़्यादा करता है। बेसिल डोरियन से 2 बार पूछता है कि वो उसके लिए फिर से पोर्ट्रेट बनवाने के लिए बैठे। डोरियन मना कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो मुंह तो डोरियन का है लेकिन बातें हेनरी की हैं, और बड़ा ही काम है डोरियन, बहुत ही शांत बैठा हुआ है। अब बेसिल चाहता है कि वो डोरियन का जो पोर्ट्रेट है उसे एग्जीबिशन में लगाए। इस पर डोरियन अचानक से भड़क उठता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये विश करने लगा है कि वो जो पेंटिंग है वो उसकी जो जितने भी एक्शंस हैं और जो टाइम बीतेगा लाइफ में उसका बर्डन वो पेंटिंग उठाए, और खुद डोरियन हमेशा यंग रहे और ब्यूटीफुल रहे। वहीं बेसिल ने एग्जीबिशन के लिए इसलिए सोचा है क्योंकि उसे लगता है कि आर्ट आर्टिस्ट को तो छुपा ही लेती है, तो उसका जो शुरू वाला डर था वो जा चुका है। चैप्टर्स 14 to 20। डोरियन बेसिल को पेंटिंग देने से मना करता है और पेंटिंग को छिपाने की तैयारी में लग जाता है। वो अपने सर्वेंट विक्टर से कहता है कि 2 आदमियों को बुला कर लाए, और अपनी एक और सर्वेंट मिसेस लीव से स्कूल रूम जो एक कमरा होता है डोरियन के घर के टॉप पे, जो कि 5 साल से यूज़ नहीं हुआ होता, उसकी कीज़ मांगता है। विक्टर 2 आदमियों को लाता है और वो 2 आदमी स्कूल रूम तक पेंटिंग को उठा कर ले जाते हैं। डोरियन ने असल में उस पेंटिंग में सिबिल की डेथ के बाद कुछ चेंजेस देखे थे, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसकी विश पूरी हो चुकी है और ये पेंटिंग ही उसके सारे कर्मों का दंड भुगतेगी। और बेसिल को भी उसने वो पेंटिंग देखने नहीं दी थी, इसीलिए वह उसे छुपाकर सारे तरीके के काम और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, और हमेशा यंग रहना चाहता है। इसी बीच हेनरी की दी हुई एक येलो बुक डोरियन पढ़ना शुरू करता है, जो कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस की थी, जो कि पेरिस के एक यंग आदमी के बारे में है जो कि अपनी पूरी लाइफ केवल प्लेजर और सिनिंग को डेडिकेट कर देता है। ये बुक डोरियन के दिमाग में गुड, बैड, मोरालिटी, इमोरालिटी के बीच में जो लाइंस होती हैं उनको धुंधला कर देता है। डोरियन हर चीज़ को एक अलग ही नज़रिए से देखता है। हेनरी को भी बताता है कि उसे ये बुक बहुत ही पसंद आ रही है। करते करते साल बीत जाते हैं और डोरियन पूरी तरह उस येलो बुक के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। वो उस बुक का इस तरह फ़ैन हो जाता है कि वो उसके कई एडिशंस, लगभग 1 डज़न भर के एडिशंस लाता है और अलग अलग कलर्स से उसको बाइंड करवा देता है उसके डिफरेंट मूड के हिसाब से। साल बीतते हैं और डोरियन हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहता है। इन्हीं सालों में डोरियन की एक्शंस बहुत इमोरल और सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं। उसकी पेंटिंग उसका सारा भार उठाती है और धीरे धीरे करके सुंदर से डोरियन की पेंटिंग एक मॉन्स्टर जैसे से में तब्दील हो जाती है। यानी डोरियन के काम इतने बुरे होते हैं कि वो पेंटिंग वही बनती चली जाती है। डोरियन इंटेलेक्चुअली बहुत हंग्री दिखाया हुआ है, यानी उसे नई नई चीज़ें जानने का बड़ा शौक़ है। वो तरह तरह की थ्योरीज़ पढ़ता है, लेकिन वो ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है उसके स्टडीज़ पर सबसे ज़्यादा दिमाग लगाता है, जैसे परफ्यूम, म्यूज़िक, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरीज़ और टेपेस्ट्रीज़। इसी तरह करते करते 18 साल बीत जाते हैं और हर कोई डोरियन का जो ये स्कैंडलस बिहेवियर है इसको जानता है, उसके पीठ पीछे उसकी बात भी करता है, लेकिन डोरियन के सामने कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कहीं ना कहीं डोरियन को अपनी खूबसूरती, अपनी यूथ का एडवांटेज है सोसाइटी में। डोरियन के 38वें बर्थडे से एक दिन पहले उसकी शाम को बेसिल मिल जाता है। बेसिल पेरिस जा रहा होता है 6 महीने के लिए। उसी रास्ते में वो डोरियन को मिलता है और डोरियन उसे अपने घर ले जाता है। बेसिल डोरियन से बोलता है कि वो क्या से क्या बन गया और उसकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। डोरियन बेसिल को वो पोर्ट्रेट दिखाता है जो कि अब एक राक्षस जैसा बन चुका है। बेसिल पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे खुद अपराधी फील होता है कि उसने ये पेंटिंग क्यों बनाई, और ये भी कि वो पेंटिंग उसने यूथ की जो सुंदरता थी उसके वशीभूत होकर बनाई थी, उससे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था वो झुककर डोरियन से फॉरगिवनेस मांगता है, क्योंकि इस पेंटिंग की वजह से ही डोरियन के दिमाग में ये फितूर चढ़ा था। डोरियन को अचानक से अपनी पेंटिंग देखकर गुस्सा आता है और वो एक चाकू उठाकर बेसिल को मार डालता है।
वो बेज़िल की सारी बिलोंगिंग्स एक जगह छुपा देता है और अपने सर्वेंट को भी ट्रिक कर देता है कि वो तो रात भर बाहर था। बेज़िल 6 महीने के लिए वैसे ही पेरिस के लिए निकल रहा था, तो अब इस पॉइंट पे वो गायब हुआ है। कोई 6 महीने तक उसकी खोज खबर नहीं लेने वाला था। डोरियन अपने एक पुराने डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है, उसे ब्लैकमेल करता है किसी बात के लिए, और वो उसे तैयार कर लेता है कि वो बेज़िल की बॉडी को केमिकल से जला दे। इस तरह वो बेज़िल की बॉडी से भी छुटकारा पा लेता है। डोरियन उसी शाम एक पार्टी अटेंड करता है और हेनरी वॉटन से मिलता है। वहाँ से आने के बाद वो ओपियम डेंस में जाता है, यानी ड्रग्स लेता है डोरियन। वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है, एड्रियान सिंगलटन नाम का। उसे भी डोरियन ने ही बिगाड़ा होता है। अचानक एक औरत डोरियन को प्रिंस चार्मिंग और डेविल्स बार्गेन के नाम से बुलाती है। प्रिंस चार्मिंग सिबिल डोरियन को बुलाती थी। अचानक से जेम्स वेन निकल कर आता है और डोरियन को अटैक करता है, यानी उस औरत ने डोरियन को अटैक करने के लिए हिंट दिया होता है। लेकिन जिम डोरियन के यंग फेस को देखकर ट्रिक हो जाता है, क्योंकि अगर इतने साल बीत चुके हैं तो ये आदमी इतना यंग कैसे हो सकता है, नहीं, ये डोरियन नहीं होगा। लेकिन बाद में वो औरत डोरियन की पूरी सच्चाई जिम को बता देती है और जिम डोरियन के पीछे फिर लग जाता है। एल्बी में डोरियन के एस्टेट पे डोरियन एक पार्टी के दौरान जेम्स वेन को अपनी विंडो पर देखकर फेंट हो जाता है, जहाँ पर डचेस मॉनमाउथ और हेनरी ब्यूटी और लव भी डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद डोरियन अपना घर कई दिनों तक नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। एक दिन वो हंटिंग के लिए निकलता है और वो एक हेयर यानी खरगोश को बड़े ही प्यारे तरीके से मूव करते हुए देखता है। वो अपने साथी हंटर से कहता है कि इसको मारना मत, लेकिन वो हंटर उस पर हंसता है और उस हेयर को मार देता है। लेकिन गोली असल में एक आदमी में पड़ जाती है और वो आदमी वहीं छुपा हुआ जेम्स या जिम वेन ही होता है। डोरियन ये इंसिडेंट लॉर्ड हेनरी के संग डिस्कस करता है, लेकिन लॉर्ड हेनरी इसको डिसमिस कर देता है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई। डोरियन जाकर उस आदमी की जो मरी हुई बॉडी होती है, जो कि फार्म पर रखी होती है, उसको चेक करता है और पता करता है कि ये जेम्स वेन ही है। और इसे देखकर वो रिलैक्स्ड हो जाता है कि उसकी जान का दुश्मन अब नहीं रहा। डोरियन एक इनकीपर की डॉटर के साथ भी इन्वॉल्व है, उसके संग अफेयर चला रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो ये चाहने लगा है कि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो फिर से अपनी लाइफ को ठीक करना चाहता है। डोरियन के अंदर गिल्ट है, बहुत गुस्सा भी है और अफसोस भी है। अच्छा बनने की सोचकर डोरियन फिर से अपनी पेंटिंग देखने जाता है। वो सोचता है क्योंकि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद ये पेंटिंग भी इम्प्रूव हो गई हो, लेकिन कुछ भी बदला नहीं होता। पेंटिंग और ज़्यादा हिपोक्रिटिकल लगती है। लगता है कि वो डोरियन को देखकर टेढ़ी मुस्कान दे रही हो। डोरियन को गुस्सा आता है और वो पेंटिंग को ज़ोर ज़ोर से स्टैप करने लग जाता है, उसी नाइफ़ के साथ जिससे उसने बेज़िल को मारा था। खाने की आवाज़ आती है और सर्वेंट्स उसके रूम में आते हैं। एक बहुत बूढ़ा, झुर्रीदार और अजीब सा आदमी फ्लोर पर पड़ा हुआ था, डेड। और सर्वेंट्स उसकी रिंग्स देखकर ही पहचान पाते हैं कि वो डोरियन ग्रे था। इस नावल के थीम्स के बारे में बात करते हैं। इस नावल का बहुत बड़ा थीम है आर्ट और आर्टिस्ट के बीच का रिलेशनशिप। बेज़िल एक बहुत अच्छा इंसान है, उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन उसकी आर्ट किसी को करप्ट करने में बिल्कुल कामयाब है। मोरालिटी, ब्यूटी और लव के थीम्स हैं इसमें, कि मॉरल क्या है, ब्यूटी क्या है और प्यार कितना ज़रूरी है। क्या सही गलत की सोच में ब्यूटी कहीं पीछे रह जाती है, या ब्यूटी के चक्कर में हम सही गलत का फ़र्क भूल जाते हैं। इन्फ्लुएंस या बैड इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा थीम है, क्योंकि डोरियन पहले हेनरी वॉटन से इन्फ्लुएंस होता है, फिर येलो बुक से। उनकी इन्फ्लुएंस में आकर ही उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। हम खुद को भी देखें तो ज़िंदगी में कितनी ही बार हम केवल इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें करते हैं। तो ह्यूमन लाइफ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इन्फ्लुएंस, जो कि हमें किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर देता है। डोरियन एक बहुत ही कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है। हम कह सकते हैं कि वो एक बुरा कैरेक्टर है, क्योंकि वो मर्डर तक करता है इस नावल में और उसे किसी को मार देने का कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब शुरू से लेकर उसकी अंत तक की जर्नी देखेंगे
तो हम समझ पाएंगे कि उसके थ्रू ऑस्कर वाइल्ड ने ह्यूमन जो माइंड होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाने की कोशिश की है। डोरियन को सिबिल वेन से पहले किसी से भी प्यार नहीं मिला था, इसलिए उसका जीवन हम इमेजिन कर सकते हैं कितना सूना रहा होगा। सिबिल वेन को भी उसने हेनरी की इन्फ्लुएंस में आकर कहीं ना कहीं ठुकराया और वो उसकी वजह से मर गई। ये डोरियन की लाइफ की ट्रेजेडी को दिखाता है कि चाहते हुए भी वो अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग पाता। वो लौट फिर कर वही करता है जो भाग्य ने उसके लिए लिखा होता है। डोरियन बहुत यंग है, इसकी वजह से वो बहुत गलिबल भी है और इम्प्रेशनेबल भी। उसका कैरेक्टर जो ह्यूमन माइंड होता है वो कैसे गुड और ईविल के बीच में बटा हुआ है इसको दिखाता है। लेकिन कभी कभी आप अपने दिमाग में झांक कर देखें तो कुछ ऐसे ख्याल भी हमारे दिमाग में आते हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होते। कभी कभार हम बहुत वायलेंट फील करते हैं, बहुत जेलस फील करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है और हम असल लाइफ में भी उसको अप्लाई नहीं करते, लेकिन दिमाग में तो आते हैं। यहाँ पर डोरियन को एक बून मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है उस पोर्ट्रेट के थ्रू कि सारे कॉन्सिक्वेंस ये फेस करेगा तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो नॉवल है ये एक वीडियो में आ जाने वाली नॉवल बिल्कुल नहीं है। आप इसको असल में पढ़िए, ये मेरा सजेशन है, और आप इसके बारे में जितनी बार सोचेंगे उतनी बार आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। क्योंकि अच्छी नॉवेल्स, अ ग्रेट लिटरेचर जिसको हम बोल देते हैं, उसका काम आपको आंसर्स देना नहीं होता, उसका काम होता है आपको क्वेश्चंस देना, ताकि आप असल में लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसकी एम्बिगुअस नेचर को समझ पाए। आई होप इस वीडियो से आपको इस नॉवल को समझने में हेल्प मिली होगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो ने आपको असिस्ट किया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मंडे टू फ्राइडे न्यू अपडेट्स आती हैं इस चैनल पर। साथ ही वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि आगे आप कौन सी नॉवेल्स की समरी या पोएम्स के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली take care of your family, friends and yourself.